हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा। व्हाट आर स्ट्रक्चर्स, व्हाई डू वी यूज़ स्ट्रक्चर्स, हाउ टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड हाउ द मेमोरी इज एलोकेटेड टू दोज वेरिएबल्स एंड देन हाउ वी एक्सेस द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स मेंबर्स, उसके मेंबर्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स। जैसा कि हमने कहा कि हम प्रोग्राम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल का, तो प्रोग्राम नंबर 1 जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है। वी हैव टू टेक द इनपुट ऑफ 2 एम्प्लॉयज़ डिटेल्स। 2 एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हमें इनपुट करानी है यूज़र से। ठीक है, ऑब्वियसली हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ हम सिंपल वेरिएबल्स लेके भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। वेयर वी नीड टू स्टोर 3 इन्फॉर्मेशंस करस्पॉन्डिंग टू ईच एम्प्लॉय, यानी हर एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग हमको 3 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है, इनपुट करानी है। आईडी जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगी, नेम एक स्ट्रिंग होगी एंड सैलरी जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू होगी, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में लिया था पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, एंड ये जो डिटेल्स को इनपुट कराना है, देन डिस्प्ले दीज डिटेल्स, और उन डिटेल्स को फिर डिस्प्ले करा देना है, यानी यूज़र से 2 एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन लेनी है और फिर उसको डिस्प्ले करा देना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमको एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। सो स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करने का तरीका वही है। चलिए सबसे पहले हम इसके प्रोग्राम को देखते हैं। stdio.h, stdio के बाद conio.h, ये दोनों हेडर फाइल मैंने डिक्लेयर कर ली। राइट, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर देता हूँ जो कि हमको, जिसका स्ट्रक्ट emp, वही स्ट्रक्चर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जो अभी तक लिया था, स्ट्रक्ट इंट, एक आईडी हो गया एक मेंबर, दूसरा हो गया स्ट्रिंग लेना है चूँकि नेम में, तो एक हमने कैरेक्टर एरे ले लिया, मान के चलिए हमने 15 लेंथ का ही लिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा नेम। तीसरी चीज़ हो गई फ्लोट, और यहाँ पे हमने ले लिया सैलरी। ठीक है, ये 3 वेरिएबल ले लिए। और जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में 2 तरीके बताए थे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए, तो एक डिफिनीशन के साथ ही क्रिएट कर लिया था और एक अलग से क्रिएट किया था प्रोग्राम में। तो मैं वो दोनों एग्जांपल लेके चलता हूँ ताकि आपको प्रोग्राम में भी वो चीज़ क्लियर कट समझ में। तो यहाँ पे मैंने, चलिए एम्प्लॉय E1 के लिए करस्पॉन्डिंग एक हमने वेरिएबल ले लिया E1। ठीक है ना, ये तो स्ट्रक्चर डिफाइंड हो गया, और ये मैंने ग्लोबली डिफाइन किया इस स्ट्रक्चर को। देखिए, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, फंक्शन के बाहर है। फंक्शन के जब बाहर होता है तो हम उसको कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन, किसी फंक्शन के अंदर ना हो, तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है। अब हम मेन फंक्शन अपना स्टार्ट करते हैं, वॉइड एंड मेन। ठीक है, और मेन के अंदर हम एक तीसरा सेकेंड वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एक वेरिएबल मैं यहाँ स्ट्रक्चर का डिक्लेयर कर चुका हूँ, दूसरा वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूँ। यही मैं समझाना चाहता था, दूसरा वेरिएबल कहीं भी डिक्लेयर हो सकता है। स्ट्रक्ट emp e2। ठीक है, वहाँ मैंने केवल डिक्लेयर करके दिखाया था एग्जांपल में, लेकिन यहाँ देखिए ये किस में डिक्लेयर हो रहा है, मेन के अंदर। तो स्ट्रक्ट emp ये डेटा टाइप का काम करेगा, और एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया उसका e2। राइट, तो 2 वेरिएबल एक तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर है। इन 2 ही एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग हमको आईडी, नेम और सैलरी इनपुट करानी है और इसके बाद डिस्प्ले करा देना है। तो चलिए यूज़र से हम इनपुट मांगते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स अगर और ज़रूरत होगी तो हम डिक्लेयर करेंगे, अगर प्रोग्राम में आवश्यकता होगी तो। फ़िलहाल पहले मैंने यूज़र को मैसेज दिया printf इंटर एम्प्लॉय 1 आईडी। ठीक है, सो एंटर एम्प्लॉय 1, और क्या इनपुट करा रहे हैं, आईडी। यूज़र से हमने ये मैसेज दिया। राइट, ओके, यूज़र ने ये मैसेज देखा तो वो कोई वैल्यू इनपुट करेगा आईडी में, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, सो स्कैनफ हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हमको इस आईडी वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर
जो यूज़र इनपुट कर रहा है यहाँ पर वो स्टोर करना है। लेकिन ये आईडी तो E1 के लिए भी होगी, E2 के लिए भी होगी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, डॉट ऑपरेटर, जो बताता था कि वो E1 किस वेरिएबल की डेटा मेंबर है, आईडी। ठीक है, E1 किया है E2 किया, तो E1.id E2.id से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू आईडी, तो %d और E1.id का एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा करते जा रहे थे। तो ये हमारा क्या हो गया, जो भी वैल्यू यहाँ यूज़र इनपुट करेगा वो किस में जाएगी, E1.id में, यानी एम्प्लॉय 1 की आईडी में। ठीक है, और जैसे ही जाएगी सो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू एड्रेस ऑफ के थ्रू हमने स्कैनअप फंक्शन में रीड कर लिया। तो देखिए E1 और E2 जैसे हमने क्रिएट किया था, तो जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने बताया था, E1 और E2 मैं जब भी डिक्लेयर करूँगा तो एक मेमोरी तो क्रिएट होगी ना, E1 के करस्पॉन्डिंग भी और E2 के करस्पॉन्डिंग भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर E1 और E2 डिक्लेयर हुए हैं, तो दो मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगी। तो इसमें भी आईडी की इन्फॉर्मेशन होगी, इसमें भी आईडी की इन्फॉर्मेशन होगी, इसमें भी नेम की इन्फॉर्मेशन होगी, इसमें भी नेम की इन्फॉर्मेशन होगी, और इसमें भी सैलरी की। सो आईडी, नेम एंड सैलरी E1 का भी है, एंड सिमिलरली आईडी, नेम और सैलरी E2 का भी है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने स्कैनअप एड्रेस ऑफ E1 आईडी किया, तो जो भी यूज़र इनपुट किया, मान लीजिए यूज़र इनपुट किया 2, तो यहाँ क्या चला जाएगा, 2, राइट। तो ये वैल्यू असाइन होगी। नाउ अब हमें E1 का क्या इनपुट कराना है, नेम। तो फिर मैं एक मैसेज दूंगा, printf इंटर एम्प्लॉय 1, और उसका क्या इनपुट करा रहे हैं, नेम। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये मैसेज दूंगा, यूज़र क्या करेगा, एक स्ट्रिंग इनपुट करेगा, नाम। ठीक है, अब उसको रीड करना है, तो हमने सीधा क्या किया, गेटस फंक्शन लगा सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो गेटस फंक्शन हमने यूज़ किया था, क्योंकि यूज़र्स इनपुट ले रहे हैं, तो गेटस फंक्शन। और किस में रीड करना है, E1 के नेम में। सो ये एक तरह का एरे है, सो E1 डॉट नेम। गेटस में क्या देते हैं, केवल एरे का नाम। तो E1 का नेम, और नेम क्या है, एक एरे। सो E1 डॉट नेम लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ एरे का नाम हो गया, किसके एरे का नाम, एम्प्लॉय E1 के। ठीक है, तो जो भी यूज़र इनपुट करेगा, मान लीजिए यूज़र ने इनपुट किया राजू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RAJU एंड \0, और बाकी आगे और कैरेक्टर होंगे 15 में से। ठीक है, और राजू आपका स्टोर हो गया, राइट। इसके बाद हमको क्या करना है, सैलरी इनपुट करानी है। तो सैलरी के लिए मैंने क्या लिखा, printf इंटर एम्प्लॉय 2 सैलरी। ठीक है, सो सॉरी एम्प्लॉय 1, अभी एम्प्लॉय 1 की इनपुट करा। सो एंटर एम्प्लॉय 1 सैलरी। तो जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो सैलरी की वैल्यू होगी, वो कहाँ जाके स्टोर होनी है, यहाँ पर। सो स्कैन में क्या करूँगा, स्कैनअप। अब चूँकि सैलरी फ्लोटिंग है, सो %f एंड एड्रेस ऑफ E1 डॉट सैलरी। ठीक है, तो मान लीजिए यूज़र ने इनपुट किया 100.45, या मान चलिए 10,000, ठीक है, 0.45, ये वैल्यू कहाँ चली गई, E1 डॉट सैलरी में। ठीक है, तो ये इसका इनपुट हो गया। ठीक, सिमिलरली अब मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ इसके लिए, E2 के लिए। E2 का भी कोड बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, तो आई एम जस्ट राइटिंग अ कमेंट, रिपीट above statements टू लाइन कमेंट लिख दे रहा हूँ, रिपीट above statements to enter the details of employee 2 but replace E1 from E2। ओके, तो क्या लिखा, इन्हीं स्टेटमेंट्स को फिर रिपीट करना है
ठीक है। बस क्या हो जाएगा, इंटर एम्प्लॉय टू ID, इंटर एम्प्लॉय टू नेम, इंटर एम्प्लॉय टू सैलरी। प्रिंटफ में ये हो जाएगा ताकि यूज़र को पता चले कि हम दूसरे एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। और मेन चीज़ इसमें क्या होगा, स्कैनफ गेट्स स्कैनफ, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ऊपर प्रिंटिंग में कुछ भी लिखिए, लेकिन आप रीड किस में कर रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोग्राम तो उसी को समझेगा। सो स्कैनफ यहाँ E1 की जगह क्या हो जाएगा, E2। तो मैंने क्या लिखा, बट रिप्लेस E1 फ्रॉम E2, E1 की जगह E2 कर दीजिए। तो E2.id, E2.name एंड E2.salary, सेम स्टेटमेंट्स रिपीट होंगी और यहाँ पे इंफॉर्मेशन E2 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी। तो मान के चले हम E2 में ID है 5, नाम है अजय, ठीक है, और सैलरी है 5123.66। ये किसकी सैलरी है, एम्प्लॉय E2 की, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो हमने रिपीटिशन चलाए, इन्फॉर्मेशन इनपुट कराई, और यहाँ पर दो वेरिएबल में, स्ट्रक्चर वेरिएबल में इन्फॉर्मेशन उसकी ID नेम सैलरी की चली गई। देखिए अब जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर कि चाहे वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करूँ चाहे ऐसे डिक्लेयर करूँ, प्रोग्राम के अंदर हम इनपुट मांग रहे हैं यूज़र से और E1 E2 दोनों को असाइन कर रहे हैं। कोई वर्किंग में अंतर नहीं है, वर्किंग एक ही जैसी है, जैसे E1 में वैल्यू जाएगी वैसे E2 में भी जाएगी। ये लोकल वेरिएबल है जबकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल क्यों है, बाहर ये डिक्लेयर्ड है मेन के, ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर ये डिक्लेयर नहीं है, सारे फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर है, और ये E2 मेन के अंदर है, तो ये लोकल डिक्लेरेशन है, लेकिन वैल्यू उसी तरीके से असाइन हो रही है, ठीक है। चलिए अब हमारा काम क्या है, हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, वेरिएबल क्रिएट किए, उसकी वैल्यू भी इनपुट कराई उसके मेंबर्स की। अब हमें इन वैल्यूज़ को E1 की जो डिटेल है उसको डिस्प्ले करानी है, E2 की जो डिटेल है उसको डिस्प्ले करानी है। तो चलिए हम डिस्प्ले कराने का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको दिखता भी रहे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबके बाद डिस्प्ले डिटेल्स डिस्प्ले कर रहा हूँ। printf एम्प्लॉय 1 डिटेल्स। तो मैंने क्या लिखा, एम्प्लॉय 1 की डिटेल क्या है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बारी बारी तीनों की वैल्यू प्रिंट करा देनी है, ID की, नेम की, सैलरी की। तो सीधा सीधा मैं लिखूँगा printf, सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, ID, ठीक है ना। तो ID %d, ठीक है। E1.id, ID किसकी प्रिंट कराना है, एम्प्लॉय 1 की डिटेल प्रिंट कराना है, तो ID किसकी प्रिंट करना है, E1.id की। सो E1.id प्रिंट करूँगा तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और चूँकि ये इंटीजर है तो यहाँ %d लिख रखा है, ठीक है। सिमिलरली printf नेम प्रिंट कराना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो इसलिए मैंने \n लगा दिया, ओके। और \, यहाँ भी लगा लीजिए \n ताकि डिटेल्स नीचे आए एक लाइन, ओके। \n क्यों लगाया कि ये लाइन लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में ID प्रिंट हो, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखे भी। तो \n ID है। अब \n इसलिए लगा दिया क्योंकि अब मैं नेम प्रिंट कराने जा रहा हूँ, ठीक है। \n और प्रिंट क्या कराने जा रहा हूँ, नेम। सो नेम मैंने लिख दिया, ओके। और हमें चूँकि एरे की वैल्यू प्रिंट करानी है ना, तो या तो मैं लूप चलाऊँ, कैरेक्टर एरे प्रिंट कराने का तरीका याद करिए, या तो लूप चलाऊँ, या तो पुट्स फंक्शन यूज़ करूँ, या तो %s के साथ printf यूज़ करूँ, या पुट्स यूज़ करूँ। ये सारे तरीके हैं। चलिए हम पुट्स यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे पुट्स के अंदर हम देते क्या है, एरे का नाम। एरे का नाम क्या है, E1 का नेम। सो E1.name, ये हो गया हमारा एरे का नाम, प्रिंट हो गया। सिमिलरली printf, तीसरी चीज़ हमें क्या प्रिंट करानी है, ID हो गई, प्रिंट हो गई, नेम हो गया, प्रिंट हो गया। अब सैलरी प्रिंट करानी है E1 की। सो सैलरी, ठीक है, एंड %f, और यहाँ पे क्या प्रिंट करा लूँ, सैलरी की वैल्यू, ठीक है। तो सैलरी क्या हो जाएगी, चूँकि फ्लोटिंग है तो %f, और सैलरी वेरिएबल में है, ओके। यहाँ पे E1.salary लिखिएगा, E1.salary, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, थोड़ा जगह नहीं है यहाँ पर। सो E1.salary, तो %f E1.salary यानी E1 की सैलरी, राइट ना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो फिर इसी तरीके से हमको किसके लिए करना है, एम्प्लॉय E1 की हो गई, E2 की डिटेल को। सो फिर
printf \n employee टू डिटेल्स। ठीक है, एम्प्लॉय 2 की डिटेल्स डिस्प्ले करा रहे हैं। और अगेन printf क्या क्या चीज़ प्रिंट करानी है, \n ID एम्प्लॉय 2 की ID, %d और %d के साथ हमको क्या यूज़ करना है, e2.id यानी ये वैल्यू। ठीक है, अब नेम प्रिंट कराना है। इसमें हम नेम चलिए %s का यूज़ करके कर लेते हैं, नेम। ठीक है, %s। ठीक है, %s की जगह मैं क्या लिखूं, e2.name। ठीक है, यही तो होगा। %s स्पेसिफाई करके इसको प्रिंट करा लिया, e2 के नेम को। ये एरे है, यहाँ एरे का नाम देते हैं। नाउ थर्ड थिंग इज printf \n सैलरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, %f एंड e2. एम्प्लॉय 2 की ID, नेम, सैलरी तीनों डिस्प्ले हो जाएगी। एम्प्लॉय 1 की नेम, ID, नेम और सैलरी, ये तीन चीज़ डिस्प्ले हो गई। ठीक है, और जब तीनों चीज़ दोनों की डिस्प्ले हो गई तब हमारा काम क्या है, कुछ नहीं, गेट ch फंक्शन का अप्लाई करें और मेन फंक्शन बंद कर दें। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम हो गया। ठीक, अब ख़ास बात ये देखने वाली है कि यहाँ मैंने पुट्स यूज़ किया है और %s यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक है, प्रिंटिंग में %s स्पेसिफायर में कोई लिमिटेशन नहीं होती, जितना एरे में वैल्यू होती है पूरी प्रिंट करता है। स्कैनफ में केवल ये होता है कि स्पेस अगर आ गया तो वो वर्ड आगे नहीं रीड करता। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है प्रिंटिंग के केस में। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड हुआ, मेन फंक्शन यहाँ मैंने चलाया और इनपुट कराई वैल्यूज़ को और उन्हीं वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा लिया। ठीक है, एक एक करके। सो दिस इज़ द लॉजिक फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू प्रोग्राम के साथ आएंगे स्ट्रक्चर के। टिल देन बाय बाय।